नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम 5 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो छठवां चैप्टर है, संस्थागत वित्त एवं विनियोजन सहकारिता को पढ़ रहे हैं। ठीक ना। इसी के तहत दोस्तों, हम आज का हमारा जो लेक्चर है, अगला वीडियो है संयुक्त देयता समूह। अब इसमें जो योजना इंपॉर्टेंट, इन सभी चीजों को पढ़ना है। आंकड़े और कुछ स्कीम है, उन सभी चीज को पढ़ना होता है इसके तहत। देखिए क्या कहता है, संयुक्त देयता समूह। ठीक, नाबार्ड के काश्तकारों, बटाईदारों, मौखिक पट्टेदारों और सीमांत किसानों के समूह के संवर्धन और वित्त पोषण के लिए यह योजना बनाई गई है। तो संयुक्त देयता समूह का गठन किस लिए किया गया है? संयुक्त देयता समूह का गठन किस लिए किया गया है? तो आंसर होगा नाबार्ड ने किया है। पहली बात, इसका गठन, समूह का गठन किसने किया है? तो नाबार्ड ने किया है। संयुक्त देयता समूह, जिसको JLG कहा जाता है, JLG कहा जाता है, इसका गठन किसने किया है? तो नाबार्ड ने किया है। क्यों किया है? तो दोस्तों, काश्तकारों, किसान एक प्रकार के, बटाईदारों, मौखिक पट्टेदारों और सीमांत किसानों के समूह के संवर्धन और वित्त पोषण के लिए यह योजना बनाई गई है, संयुक्त देयता समूह की। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 5.99 लाख संयुक्त देयता समूह गठित किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों वर्तमान में कितने देयता समूह हैं? तो लगभग 6 लाख मान सकते हैं आप। 6 लाख 5,99,000 संयुक्त देयता समूह कार्यरत हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक, और उन्हें रुपए वितरित किया गया है। इतना रुपए ये पूछा नहीं जाएगा, वितरित किया गया है। साथ ही नाबार्ड ने छत्तीसगढ़ में 14,675 संयुक्त देयता समूह के संवर्धन और ऋण संबद्धता के लिए 334 लाख अनुदान सहायता राशि क्रियान्वयन संस्थानों को स्वीकृत की गई है। ये नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में कितने देयता संयुक्त देयता समूह कार्यरत हैं। तो लगभग 6 लाख याद रखना है। ठीक जी, ठीक, चलिए आते हैं हम आदिवासी विकास निधि के तहत वाड़ी विकास, वाड़ी विकास, आदिवासी विकास निधि के तहत वाड़ी विकास को समझते हैं। ठीक, क्या कहता है, नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि से दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में कई सफल आजीविका परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब कई सफल आजीविका परियोजना को, प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्य के आदिवासी परिवारों को टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 25 जिलों में कुल 90 वाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। तो राज्य के दोस्तों हमारे यहाँ 33 जिला, उस 33 जिलों में से 25 जिलों में 90 वाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। 90 वाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जिसमें मार्च 2024 तक इतना करोड़ अनुदान की स्वीकृति दी गई है तथा इसके अंतर्गत राज्य के आदिवासी परिवारों को सम्मानित किया गया है। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ कितने वाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत है? तो 90 राज्य के 25 जिलों में। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक, वाटर शेड विकास के बारे में चर्चा करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या के निवारण के लिए नाबार्ड की इस वाटर शेड विकास योजना के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों में ना संचयी रूप से 70 वाटर शेड परियोजनाएं हेतु स्वीकृत। तो कितने वाटर शेड परियोजनाएं स्वीकृत है? तो 70 वाटर शेड परियोजनाएं स्वीकृत है राज्य के 19 जिलों में। ठीक, इसका ये राशि वासी है, ये राशि को नहीं पूछा जाएगा। ठीक, 70 वाटर शेड परियोजनाएं स्वीकृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जो बता रहा हूं दोस्तों उसी को पढ़ना है, राशि वासी चक्कर में नहीं पढ़ना है। इतना राशि आवंटित, जो राशि इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक,
हो गया है इसका ये कृषक क्लब और कृषक उत्पादन संगठन। क्या है ये? कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन के बारे में पढ़ते हैं। नाबार्ड में जितना भी हम पढ़ रहे हैं सब नाबार्ड ने स्थापित किया है ना, ये सब नाबार्ड का कार्यक्रम है, ठीक है ना। नाबार्ड में स्थापित प्रोड्यूस निधि के, अब नाबार्ड में एक निधि होता है, फंड होता है, प्रोड्यूस फंड, प्रोड्यूस निधि। प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत 57 कृषक उत्पादक संगठन, 57 कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए गए हैं। नाबार्ड में स्थापित पीओडीएफ आईडी निधि के अंतर्गत 7 कृषक उत्पादक संगठन स्वीकृत किए गए हैं। नाबार्ड के विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से कृषक क्लबों और कृषक उत्पादक संगठनों की क्षमता में वृद्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार की 10,000 किसान उत्पादक संगठन का गठन और संवर्धन की केंद्रीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 15 विभिन्न जिलों में 25 कृषक उत्पादक संगठन के गठन हेतु स्वीकृति दी गई है। उनका क्रियान्वयन हो चुका है। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से कोई भी डेटा, ठीक ना। सहकारिता अपने आप में इंपॉर्टेंट है, खास करके एडीओ के लिए। तो सहकारिता को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सहकारिता के संबंध में पढ़ना होगा। देखिए चलिए, अब सहकारिता के मैं कोई लॉजिक तरीके से भी बात कर सकता हूँ, कंसेप्चुअल समझा सकता हूँ, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है उसी पे मैं अपना बात रखूंगा। देखिए सहकारिता, सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का ऐसा प्रारूप है। पहली बात याद रखना भाई, डेमोक्रेटिक का एक फॉर्म होता है सहकारिता कोऑपरेटिव। सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा प्रारूप है जो कि पारस्परिक सहायता पर, मतलब पारस्पर रूप से सहायता आधारित बैंकिंग संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है। इसमें सहायता पर आधारित बैंक संस्थाएं और सहकारी संस्था का सहायता पे इसको क्या करते हैं दोस्तों, संस्थागत विकास करता है। विभाग की मुख्य भूमिका प्रदेश के किसानों, कारीगरों, बुनकरों, मछुआरों, दुग्ध उत्पादकों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, अन्य कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए सहकारी संस्थाएं पंजीकृत कर एक मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने का है, यही होता है सहकारिता। अब सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं हैं। अब सहकारिता विभाग बनाया गया लेकिन इसका मुख्य आधार सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, राइट, जिनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लोकोपयोगी कार्य करने हेतु विभाग द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहकारी संस्थाएं द्वारा प्रदेश के कृषकों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन कृषि ऋण, ब्याज मुक्त ना, अल्पकालीन कृषि ऋण प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए दिया जाता है, ये प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो किसके माध्यम से? तो प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारी संस्थाएं कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाइयां वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद, उपभोक्ता आवास, मत्स्य, दूध, बुनकर, खनिज, वनोपज, बीज उत्पादन, बीज शिक्षा प्रशिक्षण तथा औद्योगिक इकाइयों के निर्माण एवं संचालन के लिए संकल्पित है। इतने चीजों के लिए सहकारिता क्या है दोस्तों, संकल्पित है और परस्पर की भावना से कार्य करता है, राइट। अल्पकालीन साख संरचना को समझते हैं क्या है। सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रासायनिक खाद, कीटनाशक, औषधि, कृषि यंत्र, उन्नत बीज वितरण, कृषि उपज विपणन एवं शासन की अन्य
जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन समितियों का अहम भूमिका निभाई जा रही है। प्रदेश में अल्पकालीन साख रचना का त्रिस्तरीय ढांचा कार्यरत है, जिसका विवरण अब प्रदेश में जो अल्पकालीन साख दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, उसका त्रिस्तरीय संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए पहले हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक 31/12/2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है? तो 6 जिला सहकारी बैंक को केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। रायपुर में है, दुर्ग में है, बिलासपुर में है, अंबिकापुर में है, जगदलपुर में है, राजनांदगांव, और एक आपका 1 2 3 4 5 6 अब 7वां है रायगढ़ के परिसमापन के कारण रायगढ़ एवं जसपुर जिलों में अपेक्स बैंक की शाखा है। ठीक ना। कहाँ कहाँ कार्यरत है? ये है आपके रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा बाजार, रायपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा दुर्ग में और बिलासपुर, ये वाले क्षेत्र में सब काम करते हैं। रायपुर के अंतर्गत 75 शाखाएं हैं। ऐसे जिला वाइज नहीं पूछेगा आपसे। कुल कितनी शाखाएं हैं पूछेगा तो 344 याद रखना है। और कुल प्राथमिक कृषि साख समितियों सहकारी समितियों की संख्या है 2058। तो ये दोनों डेटा को याद रखना है। ये दोनों डेटा बस आपको याद रखना है। ऊपर का डेटा आपको याद नहीं रखना है। ये ऊपर का डेटा आपको याद नहीं रखना है। बस इतना याद रखना है कि 344 शाखाएं हैं और 2058 साख समिति हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कार्यरत है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी। चलिए, अल्पकालीन कृषि साख रचना के माध्यम से कृषकों को ऋण वितरण किया जाता है जी। राज्य शासन द्वारा कृषकों के आर्थिक हितों के संवर्धन हेतु कृषि ऋणों के ब्याज दर में लगातार कमी की गई है। कृषि दरों के ब्याज दर में लगातार प्रश्न, कृषि दरों के जो ऋण दिए जाते हैं लगातार इसके ब्याज दर में दोस्तों कमी दर्ज की गई है। वर्षवार कृषकों को दिए गए कृषि ऋण पर प्रचलित ब्याज दर निम्नानुसार है। ये पूछेंगे नहीं। 2014-15 से 22-23 तक जो ऋण दिए गए हैं वो 0% पर दिए गए हैं। बस इतना याद रखना, 0% पे। 2004-5 से 5-6 दिया जाता था तो 9% ब्याज पे दिया जाता था, जो कि लगातार कमी होती गई है। का ऋण व्यवसाय प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियां संचालित हैं। इन समितियों में 29.05 लाख कृषक सदस्य हैं। तो प्राथमिक कृषि साख समितियों में कितने कृषक सदस्य हैं? तो 29.05 लाख कृषक सदस्य इससे जुड़े हुए हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि एवं उससे संबद्ध कार्य हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो निम्नानुसार है। देखिए क्या क्या ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पहला, अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है जी। कृषकों को अल्पकालीन कृषि प्रयोजन हेतु दिए जाने वाला ऋण ब्याज मुक्त 0% पर होता है दोस्तों, इसको याद रखना, ब्याज 0% पर होता है। ठीक। ऋण की अधिकतम सीमा रुपए 5 लाख है। मतलब अधिकतम दोस्तों अल्पकालीन जो कृषि ऋण दिया जाता है वो अधिकतम 5 लाख रुपए। 5 लाख से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, 5 लाख से कम हो सकता है। ठीक ना। तथा फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 60:40 है। तथा फसल ऋण अगर लेना चाहेंगे आप तो नगद एवं वस्तु का अनुपात है 60:40। नगद आपको 60% मिल सकता है, वस्तु के रूप में लेना चाहेंगे तो 40%। ठीक। गौ पालन है तो ऋण, अगर आप गौ पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए ऋण ले सकते हैं। तो क्या है इसके लिए ऋण का प्रबंधन क्या है? परंपरागत गौ पालक कृषकों को 2 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज दर एवं 2 लाख से अधिक एवं रुपए 3 लाख तक के ऋण पे 3% दर का ब्याज है। मान लो कोई आप ना पशु पालन करना चाहते हैं, गाय पालना चाहते हैं, तो आप दोस्तों मान लो 2 लाख रुपए का ऋण लेंगे, 2 लाख रुपए का ऋण, तो आपको कितना ब्याज पड़ेगा? तो ब्याज पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको 1% का ब्याज पड़ेगा। मतलब आपको 1% पर
2 लाख रुपए का ऋण मिल जाएगा। यदि आप 2 लाख से 3 लाख के बीच ऋण लेना चाहते हैं, 2 से 3 लाख के बीच ऋण लेना चाहते हैं, तो आपको कितने परसेंट पर मिलेगा? तो 3% पर मिलेगा, 3% ब्याज पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। सिर्फ 2 लाख तक लेंगे तो 1% ब्याज दर के हिसाब से दिया जाएगा। 2 से अधिक और मैक्सिमम 3 लाख तक लेंगे तो आपको 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है गाय पालने के लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, मछली पालन के लिए समझ लेते हैं। मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण मत्स्य पालक समूह एवं प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों को 3 लाख तक दिए जाने वाले ऋण अल्पकालीन कृषि ऋण के समान ब्याज मुक्त, मतलब फ्री में दिया जाता है, बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक दिया जाता है। 3 लाख रुपए मछली पालन को, मछुआरे लोगों को 0 इंटरेस्ट रेट पे, ठीक। उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण उद्यानिकी कृषकों हेतु दिए जाने वाला अल्पकालीन ऋण रुपए 3 लाख तक की सीमा तक ब्याज मुक्त 0% ब्याज दर होगा। फिर देखिए, लाख पालन हेतु ऋण लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण की ब्याज दर वर्तमान में दिए जा रहे अल्पकालीन कृषि ऋण के समान 0%। जितने भी ब्याज दर दे रहे हैं दोस्तों 0% पर दिया जा रहा है। सिर्फ गाय पालन के लिए 1% और 3% इंटरेस्ट रेट है। बाकी जो भी पालन करना हो, मत्स्य पालन उद्यानिकी करना हो, लाख पालन करना हो, तो 0 इंटरेस्ट रेट पे दिया जा रहा है। बस इतना याद रखना है। कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण, कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिनांक 1/4/2014 से ब्याज मुक्त, कब से? तो 1/4/2014, 1 अप्रैल 2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षवार ऋण विवरण की स्थिति निम्नानुसार है। अभी दोस्तों हम 2024-25 अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 में बात करें तो ऋण का वितरण लक्ष्य इतना रखा गया था, लेकिन ऋण का वितरण राशि इतना था, ठीक है। कृषक संख्या लाख में इतना लाख कृषक को दिया गया। पूर्ति का प्रतिशत यह है, लेकिन इस सबको याद नहीं करना है, नहीं पूछेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के बारे में पढ़ते हैं। धान उपार्जन कई बार पढ़ चुके हैं हम। राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। नोडल एजेंसी मर्यादित संघ रायपुर को बनाया गया है दोस्तों। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कुल कार्यरत कुल 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। सभी धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटराइज्ड हैं, कई बार पढ़ चुके हैं हम। वर्षवार धान उपार्जन की जानकारी निम्नानुसार है। अभी निरंक है ये 2024-25 से भी, ठीक। इसका डेटा नहीं है, ठीक, इसको नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक उर्वरक का वितरण, देखिए प्रदेश में 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से, 2058 कृषि सहकारी समिति है ना, प्राथमिक, कृषकों को रासायनिक उर्वरक वितरण किया जाता है। रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक। 2024-25 अप्रैल 2024 से सितंबर 2025 तक इतना लक्ष्य रखा गया है। 91,000 नहीं, 9,13,310 मीट्रिक टन, मतलब टन, बस टन क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया, लेकिन इतना दिया गया है, इतना राशि है इसका, ठीक। ये नहीं पूछेगा। प्रदेश में स्थापित सहकारी शक्कर कारखाना का निर्माण पेराई क्षमता की जानकारी, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको नहीं भूलना है। बस देखिए 4 शक्कर कारखाना संचालित है, 4 शक्कर कारखाना संचालित है मेरे प्यारे बच्चों। भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा में है। इसका स्थापना 2003-06 में किया गया, 2002-03 में किया गया था। सबसे पहला शक्कर कारखाना है छत्तीसगढ़ का, 2003 में किया गया था, ठीक।
दैनिक पेराई क्षमता क्या है इसका, टीसीडी क्या है तो 3500 टीसीडी। वार्षिक पेराई क्षमता 160 दिवस पे इतना है। को जनरेशन पावर प्लांट क्षमता मेगावाट कितने है तो 12 मेगावाट क्षमता। ठीक। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया 2016-17 में स्थापना किया गया था। 2500 टीसीडी है इसका। अब ये 4 लाख इसका वार्षिक पेराई क्षमता है। मेगावाट 14 है। महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर 2009-10 में इसकी स्थापना हुआ था। 2500 भी है। ये है दंतेश्वरी माया सहकारी शक्कर बालोद में है दोस्तों 2009-10 में 25। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये मेगावाट कितने हैं तो 25, इसको बचा रखना है। किसानों से गन्ना खरीदी एवं शक्कर उत्पादन। प्रदेश में स्थित 4 सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा पेराई वर्ष 2023-24 में गन्ना कृषकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में गन्ना खरीद कर शक्कर का उत्पादन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। यह है मीट्रिक टन में। ठीक, ये पूछा नहीं जाएगा। रिकवरी प्रतिशत पूछा जाएगा तो यह रिकवरी प्रतिशत 11.56% है। रिकवरी प्रतिशत 11.56% को याद रखना है, बाकी कुछ आपको याद नहीं रखना है। सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किए जाने वाला अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे एथेनॉल प्लांट की स्थापना। भोराम देव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा में पीपीपी मॉडल में ना, कवर्धा में पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर देश का प्रथम एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। याद रखना, भोराम देव सहकारी शक्कर कारखाना में देश का प्रथम एथेनॉल प्लांट है। ये देश का प्रथम एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है पीपीपी मॉडल पर। कहाँ तो भोराम देव सहकारी शक्कर कारखाना में। ठीक, जिसकी क्षमता 80 किलो लीटर प्रतिदिन होगी। केएलपीडी, अब केएलपीडी मतलब दूसरा नहीं समझना है ना, ठीक है ना, केएलपीडी किलो प्रतिदिन होगी। इसका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 15/7/2023 से प्रारंभ हो चुका है। तो कब से उत्पादन प्रारंभ हो चुका है तो 15/7/2023 नहीं भूलना है। 15 जुलाई 2023 से इसका प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया है। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना। कोंडागांव जिले में मक्का उत्पादक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा दिनांक 14/1/2022 को लिए निर्णय में जिले के कोकोड़ी ग्राम में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है। प्रस्तावित एथेनॉल संयंत्र की लागत 140.67 करोड़, जिसकी दैनिक पेराई क्षमता 80 किलो लीटर प्रतिदिन है, केएलपीडी है। इस हेतु जिले के किसानों से लगभग 70,000 मीट्रिक टन मक्का भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। प्रदेश के अन्य सहकारी शक्कर कारखानों में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ठीक, ये रहा दोस्तों आपका ये सेक्शन समाप्त होता है। कल से दोस्तों हम इकोनॉमिक सर्वे का अध्याय 7 कृषि एवं संबंध सेवाओं पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके एडीओ के लिए, सीजीपीएससी एग्जाम के लिए, सभी में दोस्तों आपके काम आएंगे। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये काम नहीं आएंगे, हमेशा काम आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ कहाँ कितना कितना ऋण दिया जाता है, उन ऋण को बस आपको याद रखना है। ठीक जी, और जो जो मैं डेट बताया हूँ दोस्तों, उन डेट को आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।